जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उस अपडेट का कनेक्शन आपको देखने को मिल सकता है CDSL के साथ भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे हम। साथ ही BSE के शेयर पे भी उस चीज़ का असर पड़ सकता है और साथ ही आपको मोतीलाल ओसवाल जितने भी ब्रोकरेज फर्म हैं उन पर असर देखने को मिल सकता है। इवन कि अपस्टॉक यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, जीरोधा, ग्रो ये लिस्टेड नहीं है, लेकिन उन पर भी असर देखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम में हो सकता है इनमें से कोई लिस्टेड हो, लेकिन एक देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आप आए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। कोई एक छोटी चीज़ है, उसको बड़े प्लेयर ने ह्यूज क्वांटिटी के साथ खरीदा है, ठीक है। उसका भाव अगर बढ़ गया है तो वो किस तरीके से उसको बेच सकता है, ठीक है। मान के चलें कि एंजल वन के अंदर कुछ प्रमोटर्स हैं, 305 रुपये के आसपास उनके पास शेयर होंगे, ठीक है, जब वे IPO के अंदर अप्लाई किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले देखिए एंजल वन के अंदर कभी जब IPO आया था सितंबर 2020 के अंदर 305 रुपये का भाव था। कितना? 305 रुपये का भाव। फंड रेस किया कैसे जाता है? शेयर के भाव के अकॉर्डिंग, नंबर्स ऑफ शेयर इतने हैं, ठीक है। अब देखिए उस समय कहने के लिए तो कितना फंड रेस किया गया था, देखिए यहाँ पर 600 करोड़ का। कितना? 600 करोड़ का, ठीक है। लेकिन उस समय अगर आप देखें तो प्रमोटर्स के पास शेयर अभी भी कितने सारे हैं, समझिए। तो सारा माल उन्होंने बेचा क्या? नहीं, कुछ बचा के रखा। क्या वो आप बेच सकते हैं? बेच रहे हैं। इस चीज पर आपको ध्यान होना चाहिए कि महंगे दाम पर हर कोई बेचकर निकलना चाहता है, निकल जाएगा। प्रमोटर भी सस्ते दाम पर फिर दोबारा खरीदना चाहते हैं। इसी तरह से FIDIs भी करते हैं, जब महंगा दाम होगा उस समय खरीदारी करेंगे, बिकवाली करेंगे और सस्ते दाम पर खरीदारी करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर क्या अपडेट है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको कम से कम ये मालूम हो कि IPO के समय 305 रुपये का ये शेयर था। चलिए, 305 पर ये लिस्ट ना होकर कंपनी अगर फंड रेस करती और ये 3000 या 4000 रुपये का भाव होता, जिस तरीके से पेटीएम के अंदर 2000 रुपये पे लिस्ट कराया था, उसके बाद गिरते गिरते 350 रुपये तक शेयर पहुंच गया। समझ में आता है? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हैं तो बहुत कुछ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि किसी भी शेयर में कहीं पर भी घुस गए और किसी भी, देखिए आपसे गलती हो जाए चलेगा, लेकिन ह्यूज क्वांटिटी के साथ आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, ह्यूज क्वांटिटी के साथ आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अब इस कंपनी की बात करें, इस कंपनी का बिजनेस कैसे आता होगा? जी नहीं मालूम है। इस कंपनी का बिजनेस आता है ब्रोकरेज से। ब्रोकरेज कब आता होगा? जब लोग ट्रेड मारेंगे, खरीदेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ से बिजनेस इस कंपनी को निकल कर आता हो? फ्यूचर एंड ऑप्शन से। फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता क्या है? जी नहीं मालूम है। 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं जी। 10 में से 9 लोग खत्म हो गए, मतलब समझ में नहीं आया। मतलब कि 2 लाख अकाउंट हर साल बंद हो रहे हैं। टोटल इस कंपनी के नहीं, सभी की बात बता रहा हूँ। एक, क्योंकि ये लिस्टेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बढ़िया पैसा बना के दिया है। मार्केट कैप अभी भी इसका कम है, तो लोगों को लगता है मार्केट कैप कम है तो हम कहीं पर भी एंट्री ले लें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बड़ी गिरावट पे देख के बड़े तरीके से काम करना होता है। बड़ी गिरावट पे कम, देखिए स्टॉक मार्केट में अगर जिंदा रहना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाना चाहते हैं तो कभी भी ह्यूज क्वांटिटी को हाथ मत लगाइएगा। कितना भी बढ़िया शेयर है, होगा छूट जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई एक बढ़िया शेयर था, हाँ बहुत ही मजबूत कंपनी है, गिरी हुई है किसी कारणवश से, जैसे कि अभी मान लीजिए 9 जुलाई को कुछ अपडेट निकल कर आ जाए, किसके बारे में? टैरिफ के बारे में, कि ट्रम्प बोल रहा नहीं भाई मैं तो 50% का टैरिफ ही लगाऊंगा, मैं तो 30% का टैरिफ ही लगाऊंगा, और इंडिया वाले बोलते हैं लगाना हो तो लगा, हम तेरी बात नहीं मानते हैं। तो ये थोड़ी सी झड़प हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बड़ा बिजनेस हम किससे करते हैं? अमेरिका के साथ करते हैं। तो उसमें क्या होगा, थोड़ी सी गिरावट का खतरा रहता है। लेकिन अब समझिए कि खतरा, देखिए कोई सामान अगर, देखिए हम क्या कह रहे हैं कि हम विदेशों से मंगा रहे हैं तेल और गैस, और हम कहते हैं किसी भी कंट्री से, सऊदी अरबिया से कहते हैं हम, या फिर आप किसी भी कंट्री से मान के चलें कि ईरान से हम कहते हैं, या फिर हम रूस से कहते हैं कि नहीं हम आप पे 50% टैक्स लगाने वाले हैं। वो क्या कहेगा? ठीक है भाई लगा ले। कह रहा आ रहा है माल उधर से? जी हाँ आ रहा है। 50% टैक्स के बाद पता चल रहा है कि जो अभी 1 लीटर तेल आपको 80-85 रुपये का मिलता था वो मिल रहा है 200 रुपये का। किसको नुकसान होगा? समझिए, उस कंट्री वालों को नुकसान होगा ना। बढ़ा ले भाई टैक्स, कितना बढ़ाना चाहता है, ठीक है। या भाई वो कंट्री कहेगा नहीं भाई तुझे नहीं हम देते, वो कंट्री कहेगा नहीं ले ले यार कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, टैक्स लगा ले। लेकिन क्या है, सामान सस्ता नहीं मिलेगा, सामान तो महंगा ही मिलेगा।
ठीक है, वही काम अमेरिका के अंदर होने वाला है। तो जिद किस चीज़ की, अगर आप कुछ सामान ले रहे हैं तो जिद मत कीजिए उस पर, भेज रहे हैं हाँ उस पर जिद कर लीजिए, क्योंकि वो दूसरे की रिक्वायरमेंट है, उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये काम हम करें कि हमें तेल नहीं चाहिए तो समझ में आता है, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत वाली। ईरान कहे नहीं भाई इतने सस्ते दाम पे मैं तेल आपको नहीं दूंगा, तो हमारी नीड है हम महंगा ही लेंगे, ठीक है, हम महंगा ही लेंगे। तो वो ट्रंप यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यही काम करने की कोशिश कर रहा है। जो सामान अमेरिका के अंदर जा रहा है, जो सामान अमेरिका के अंदर जा रहा है उस पर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा, कोई फ़ायदा निकलने वाला नहीं है, ठीक है। हर कंट्री पे लगेगा तो फिर कोई स्पेशल इंडिया का नुकसान नहीं होने वाला, सभी का है। देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो फिलहाल यहाँ पर आपको समझने वाली क्या बात है, 10 में से 9 लोग ख़त्म हो रहे हैं, 10 में से 9 लोग ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, अगर कॉल पुट मारते हैं तो कभी कभी कोई शेयर भी खरीद लेते हैं, उसको होल्ड भी कर लेते हैं। तो उससे क्या है, CDSL का भी फ़ायदा हो जाता है, BSC का भी फ़ायदा उससे हो जाता है, होता होगा ना CDSL का। इसी तरह से मोतीलाल ओसवाल कंपनी है, उसने तो लॉस बुक किया है, लॉस दिखाया है, रेवेन्यू 50% से भी ज़्यादा उसका गिर गया। पिछले साल की अपेक्षा भी की बात करें तो 50% रेवेन्यू गिर गया है। और ये बात मैं काफ़ी समय से आपको बता रहा हूँ कि 10 में से 9 लोग अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं या फिर वे डिमेट अकाउंट बंद कर लेते हैं, तो समझिए कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। 10 में से 9 लोग ख़त्म होना, वे ख़त्म हो गए, अब वे दोबारा ट्रेड नहीं मारेंगे तो इसके पास पैसा नहीं आएगा। समझ में बात आ रही है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन कंपनियों का, जो ब्रोकर हैं उनका किस्सा आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन से। और अभी आपने एक खबर सुनी होगी, जैन क्या स्ट्रीट, उसने अभी 37,000 करोड़ रुपया कमाया है, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही। यानी कि जो HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI, SBI, ये जितने भी हैं इनको भगाता था, वो कैश में खरीदारी करता था तो कॉल खरीद लेता था। उसको मालूम है कि मैं खरीदारी करूंगा इस समय, तो कॉल पहले ही खरीद कर रखता था, फायदा हो जाता था कॉल से, ठीक है। उसके बाद मालूम है कि अब मैं बेचने वाला हूँ, सुबह के टाइम खरीदा 9:15 पे, और उसके बाद उसको मालूम है कि मैं 3 बजे बेचूंगा, तो उसके बाद पुट खरीद ली। तो एक्सपायरी वाले दिन आप देखते हैं बड़ी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल जाती है। तो ये काम चल रहा था, इस तरीके से बड़ा मोटा पैसा कमाया, लगभग 36,000 करोड़ रुपया, लगभग 37,000 करोड़ रुपया कमाया। बाद में सेबी ने कहा नहीं कि भैया आप तो एक गलत काम कर रहे हैं, आप तो मैनिपुलेट कर रहे हैं। उससे क्या होता है, 4,000 करोड़ रुपया उसका लगभग फ्रीज कर दिया। लेकिन लोगों को समझ में तो आ रहा ना कि कॉल पुट के अंदर किस तरीके से वॉलेटिलिटी बनती है। आप फंस जाते हैं, बार बार मना किया जाता है, कॉल पुट के अंदर 10 में से 9 लोग खत्म क्यों होते हैं, इसी वजह से होते हैं। और ये लोग क्यों इतना पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर पावर है हिलाने की HDFC बैंक को, इनके अंदर पावर है गिराने की रिलायंस इंडस्ट्री को, इसलिए पैसा कमा के ले जाते हैं। समझ में बात आ रही है आपको, नहीं आ रही है? ये कॉल पुट का खेल बड़े प्लेयर का है, छोटे प्लेयर का नहीं है। ये बात जितनी जल्दी आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमारा फोकस किस पर है, इस कंपनी की अर्निंग कहाँ से हो रही है, कॉल पुट से। 10 में से 9 लोग क्या खत्म हो जा रहे हैं। तो आपकी बात समझ में आ रही है कि इसका असर देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी मोतीलाल ओसवाल के अंदर भी रेवेन्यू आधा हो गया पिछले साल की अपेक्षा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एंजल वन की रिपोर्ट के डिक्लाइन हुआ है न्यू क्लाइंट एक्विजिशन। न्यू क्लाइंट अगर नहीं होंगे, कॉल पुट के अंदर कुछ क्लाइंट्स थे वो खत्म हो गए, ठीक है। अब क्या चाहिए, नए क्लाइंट्स चाहिए। तो नए क्लाइंट का पहले एक प्रोसीजर होता था, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा फोकस यही है, ठीक है, कि इस कंपनी के जो एक्विजिशन फॉल हुआ 42% ईयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। इतना बड़ा एक्विजिशन अगर यहाँ पर देखेंगे कि इतना बड़ा अगर एक्विजिशन कम हो जाएगा, क्लाइंट अगर कम हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि नए क्लाइंट नहीं आएंगे तो नई ट्रेड नहीं लगेंगी, ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, तो शेयर पे असर इस चीज़ का देखने को मिल सकता है। तो आप कहेंगे 6% की गिरावट का कारण कहीं जेंट, सारा कंबाइनली देखने को मिलता है। और दूसरी जितने भी लोग हैं अबे डरने वाले नहीं हैं, कोई दूसरे लोग मिलेंगे वो बढ़ाएंगे घटाएंगे, ठीक है, वो सारी बातें समझ में आती है। लेकिन अच्छा खासा पैसा तभी बनता है जब नंबर्स ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा लगेंगी। नंबर्स ऑफ ट्रेड्स जितनी ज़्यादा लगेंगी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब 1% के खेलने से या 1% के या कुछ लोगों के खेलने से क्या एंजल वन को बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, क्या नहीं। लेकिन हाँ, उस पर अभी बैन लगाया है तो इन पर असर पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म है और लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। एक कारण ये आपका ये हो गया। पहले क्या होता था, अगर आपने डीमैट अकाउंट खोला है, ठीक है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको पूरी, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि अगर इस कंपनी के क्लाइंट खत्म हो रहे हैं, इस कंपनी के क्लाइंट अगर कम हो रहे हैं, या फिर 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं कॉल पुट के अंदर, और जीरोधा का भी अच्छा रेवेन्यू आता है कॉल पुट से, एप्पल स्टॉक का भी इसी तरीके से आता है, या फिर हम बात करें ग्रो का भी इसी तरीके से आता है। अगर ये 10 में से 9 लोग अभी तक खत्म हो रहे हैं, और सरकार का कोई एक नियम था अभी तक
देखिए सरकार का नहीं, इन ब्रोकर का एक नियम था बड़ा बढ़िया, क्या कि हम अलग से क्यों अपना प्रचार करें, हम क्यों ना, देखिए प्रचार तो करती है कंपनी भी, ठीक है, अपने ऐड वगैरह देती है, उससे अकाउंट आते हैं। इन्होंने क्या काम किया कि भाई कुछ लोग यहाँ पर उनको सैलरी देनी नहीं है, कमीशन बेस पे ही काम करो। तो ये क्या कंपनी काम करती है, चलो 10% का कमीशन आप ले लो, 15% का कमीशन आप ले लो, हमारा अकाउंट खुलवाइए। यानी कि आपने एक अकाउंट खुलवाया, मान लीजिए ए का खाता खुलवा दिया, बी का खाता खुलवा दिया आपने, ठीक है, कुछ कमीशन आया, इन्होंने इसको दे दिया, ठीक है। तो ये तो हुआ कुछ लोगों को, लेकिन इन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया था कि अगर इतने सारे लोग हैं जिनके खाते, मान लीजिए 1 लाख लोगों के खाते खुले हुए हैं, तो 1 लाख लोगों को इन्होंने ऑफर दिया कि आप अकाउंट खुलवाइए, खाते खुलवाइए, हम आपको इस तरीके से कमीशन देंगे, आपको 5% 10% देंगे। तो 1 लाख लोगों ने कहा कि चलो अपने दोस्त रिश्तेदारों सभी के अकाउंट खाते खुलवाने शुरू कर दिए। इतने सारे खाते खुल गए, अब उनसे अलग अलग तरीके का पैसा मिलना भी शुरू हो गया, ठीक है। जो खाता खोल के रखते हैं, जो क्वार्टरली बेसिस पे आपको पेमेंट करना होता है वो भी, या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो पैसा थोड़ा बहुत देना होता है, ठीक है, ठीक है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए, जो मेंटेनेंस का पैसा होता है, ठीक है, अकाउंट मेंटेनेंस, ठीक है, एएमसी। तो ओवरऑल मिला के आपकी समझ में आ रही है कि जो पहले था नियम वो थोड़ा सा चेंज हुआ। सेबी इस पर आया, सेबी बोला नहीं भाई आप ऐसा काम तो नहीं करेंगे, क्या कि जो आपके शेयर होल्डर हैं या जिनके खाते आपने खोले हैं आप उनसे ही कह रहे हैं, वो इधर उधर दुनिया भर में अकाउंट खाते खुलवाना शुरू कर दिया उन्होंने। वो भी एक बड़ा कि हाँ भाई 10 अकाउंट मैंने खुलवा दिए, 20 अकाउंट मैंने खुलवा दिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस चीज़ को आप बंद करो, क्लोज करो इस चीज़ को, ठीक है। उसको क्लोज करने में इनका दिवालिया निकल गया, ठीक है। अब वो पहले वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर इन शेयर्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, CDSL के अंदर, BSE के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, तो क्योंकि इन कंपनियों को ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा था। इन कंपनियों को ज़बरदस्त फ़ायदा ये हो रहा था क्योंकि न्यू क्लाइंट्स ज़बरदस्त मिलते रहते थे इनको, लेकिन अब वो बात नहीं है, लोग अवेयर भी हो रहे हैं। तो क्या ये चलेगा, देखिए हाँ सारी चीज़ें चलती हैं, अकाउंट खोलने के ऊपर रहता सारा, ब्रोकरेज के ऊपर ही टिकी हुई है ना ये कंपनियां सारी, ठीक है। ब्रोकरेज जितना ज़्यादा आएगा, लोग जितनी ज़्यादा ट्रेड मारेंगे, उतना ही इन कंपनी को फ़ायदा होता रहता है, क्योंकि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो उससे भी कंपनियों को फ़ायदा होता रहता है। ये नहीं कि एकदम बिल्कुल बिजनेस ठप हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी बनी है तो इस चीज़ पर आपका विचार होना चाहिए, इस चीज़ पर आपको थोड़ा कुछ आपको समझ में भी आना चाहिए। देखिए शेयर को भगाने में आपको जब पता चल गया कि जैन स्ट्रीट पैसा मारता है, शेयर भाग जाते हैं, उससे कॉल पुट से वो फ़ायदा उठा लेता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए प्रमोटर, FIDIs, इनके पास बड़ा पैसा है, इनका किस किस तरीके से होल्डिंग बढ़ रही है घट रही है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 2022 के अंदर 43% की हिस्सेदारी थी प्रमोटर की, उसके बाद 43.71% की हो गई। धीरे धीरे बिल्कुल किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, इन्होंने अपना माल निकालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे शेयर ऊपर भागा, 2023 के अंदर अच्छा खासा उछाल, और 38% की हिस्सेदारी रह गई, ठीक है। 38% से भी घटाते घटाते 35% रह गई, 35 से देखिए अब 35.57 से घटाते घटाते इतना। जी ये लगातार माल क्यों बेच रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। भाई बेचेंगे ना, हाई पर है, हाई पर है ना, इसलिए बेचेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे 10% की हिस्सेदारी थी FIs की, उन्होंने भी 300, 350, 400 रुपये के आसपास खरीदा, बढ़ाया 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 अपना स्टेक। देख लीजिए काम कैसे होता है, 16%, 17%, 18%, 19%, 19% तक अपना स्टेक कर दिया, बढ़िया। फिर कहा कि भाई अब तो बढ़िया शेयर हो गया, चलिए अब बेचना शुरू करते हैं। 17%, 15%, 12%, 13%, ठीक है। उसके बाद बेचना शुरू कर दिया। आप कह रहे ये क्या हो रहा है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए बात सब कुछ समझ में आती है। फिर आपने देखा, पब्लिक ने देखा कि हाँ भाई बढ़िया बढ़िया शेयर है, अच्छा है, ठीक है। तो पब्लिक ने कहा कि अभी हिस्सेदारी 33% की है, ठीक है। शेयर ने भागा है, जंप मारा है, ठीक है। तो 33% से 37% की अपनी हिस्सेदारी कर ली पब्लिक ने। कुछ यहाँ पर बात करें तो DIs ने भी थोड़ा सा माल खरीद लिया है, 9% की हिस्सेदारी थी, खरीद लिया। देखिए DIs की भी एक मजबूरी रहती है, क्या, जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा उसके अंदर डालेंगे, उसको तो अगले दिन खरीदना ही है, कोई ना कोई शेयर खरीदेगा, वो अपने पास रखेगा नहीं ना, उसको अगले दिन खरीदना है पैसा। म्यूचुअल फंड की SIP आ गई है, ठीक है, अब उसको पैसा लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक चीज़ आपको पॉइंट और नोट कर लेना चाहिए कि अभी 1 साल के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। क्या चीज़ आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि रेवेन्यू के अंदर कहीं गिरावट तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए जब से
सरकार ने ये नियम लाया है। अभी आगे भी आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी है कि रेवेन्यू के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और रेवेन्यू काफ़ी बड़ा बड़ा गिर सकता है। आगे इस कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले हैं, उस पर भी आप नज़र बना के रखें। तो सेल्स देखिए 1357 करोड़ की थी, उसके बाद 1400, 1015, 1500 करोड़, उसके बाद 1200। देखिए लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है, ये खतरा की घड़ी है क्योंकि शेयर अभी हाई पर ही है। ठीक है, इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर गिरावट है और इसी तरीके से आप प्रॉफिट देख लीजिए 175 करोड़ का हो गया। ठीक है, पहले देखिए 281 था, 423, 293 करोड़ और बढ़िया शानदार था 340 करोड़ से गिरते गिरते 175 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट रह गया है। 16 जुलाई को इस कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, तो अगले Q1, Q3, Q4 एक साल के अंदर आगे क्या होने वाला है, क्या आप बता सकते हैं जी? इस तरीके से क्या थोड़ा सा देखिए, 10 में से 9 लोग ख़त्म होना और 2-2 लाख अकाउंट बंद होना और सरकार के द्वारा बोल देना भाई आप इस तरीके से खिचड़ी नहीं पकाएंगे कि हाँ हर किसी को आप बोल लें कि भाई अकाउंट खुलवाइए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा, किसी की मर्जी भी नहीं रहेगी, वो दबाव में प्रेशर में आके अकाउंट खुलवाएगा। तो थोड़े से कुछ पढ़े लिखे लोग होने चाहिए और वो थोड़ा सा सही से होना चाहिए। किसी की मर्जी हो तो अकाउंट खुलवाएगा, ज़बरदस्ती किसी के खाते ना खुलवाया जाए। अब इनके पास क्या खाता खुल गया चाहिए, वो पैसे डल जाएंगे और बस फिर क्या है, फिर उसके सामने एक ही ऑप्शन है कि डबल पैसा कैसे किया जाए, तो कॉल पुट इंट्राडे दिखाई दे जाता है। अब वहाँ पर लोग ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे काम स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। चलिए, ये जनरल नॉलेज की वीडियो थी, किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। CDSL कोई भी शेयर ऊपर भागेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक नॉलेज बिजनेस कैसे काम करता है वो यहाँ पर आपको बताया गया। धन्यवाद।